आराम कुर्सी पे बैठी-बैठी हुई मैं ये सोच रही थी कि वह कब इतना बड़ा हो गया। वह आज मुझसे कह रहा था कि माँ आप अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले लो और मेरे साथ चलो। मैंने एकदम से उसकी तरफ देखा, वह बोला माँ मैं पुलिस अधीक्षक ट्रेनिंग के बाद मेरी पहली पोस्टिंग बीकानेर में हुई है। आज मुझे उतना ही दुःख हो रहा था जितनी खुशी मुझे उसे पुलिस अधीक्षक चुने जाने पे हुई थी। पर मैंने खुद को समझाते हुए कहा, बेटा कहाँ-कहाँ मैं तेरे साथ घूमती फिर आऊँगी। अब तू बड़ा हो गया है, ज़िम्मेदार पद पर है। अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करना, मेरी फ़िक्र बिल्कुल भी मत करना। मैं अपने लिए सक्षम हूँ और तुम्हारी छोटी माँ और चाचा तो हैं ना मेरे पास। अपने चाचा और मेरे समझाने के बाद वह बीकानेर के लिए रवाना हुआ। फ़ोन की घंटी सुन सोच कर मैं बाहर आई। ज़रूर शालीन का फ़ोन होगा, चैन नहीं है उसे मेरे बिना। सोचते हुए फ़ोन उठाया। मैंने कुछ कहने से पहले ही उधर से एक महिला की आवाज़ आई, हेलो, हेलो, गौरी है क्या? उफ़! ये तो उसी की आवाज़ है। अब क्या लेना है उसको मुझसे? मेरा सब कुछ तो छीन लिया। चैन नहीं है अब भी उसे। बिना कुछ बोले फ़ोन रख दिया। मैंने इतने सालों बाद उसकी आवाज़ सुन मेरे हाथ पैर सुन पड़ गए थे। दिल दिमाग दोनों ही मेरे बस में नहीं था। उसके प्रति दबी हुई नफ़रत और बढ़ गई। इतने सालों बाद उसने क्यों फ़ोन किया मुझे? मेरा घर उजाड़ कर लगता है अभी तक मन नहीं भरा उसका। नाराज़गी और नफ़रत से मेरे सिर दर्द और बढ़ गया। किसी तरह खुद को समेटे वहीं सोफ़े पर लेट गई। बेला दीदी की बात करूँ क्या? पर वो तो अभी अस्पताल में होंगी, अभी फ़ोन करना मुमकिन नहीं। इन्हीं उधेड़-बुन में कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। आँख खुली तो देखा 3 बज गए थे। दर्द कुछ कम हुआ, भूख भी लगी थी। आज शांता भी छुट्टी पर थी इसीलिए आज रसोई कुछ बना ही नहीं। मेरा भी कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था। अभी तक उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी, पर भूख के आगे मन कब तक मन मानती करता। रसोई की तरफ खुद ब खुद पाँव बढ़ गए। पराठे सेके और ड्राइंग रूम में ही टीवी के सामने बैठ गई। लाखों कोशिशों के बाद भी उसकी आवाज़ का पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी। आखिर उसके फ़ोन करने का सबब क्या था? इतने वर्षों बाद उसे मेरी याद कैसे आ गई? उसकी धोखे की कहानी फिर आँखों के सामने आ गई। जैसे कुछ समय पहले की ही बात हो। बचपन में मैं अपने माता-पिता को एक सड़क दुर्घटना में खो दिया था। लड़की होने के नाते घरवालों ने मेरी ज़िम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। ऐसे समय में मेरी मामी मेरे लिए खड़ी हुई। उन्होंने मेरी दादी और घरवालों को खूब खरी-खोटी सुनाई और मुझे लेकर बनारस आ गई। मामा-मामी का एक बेटा था अविनाश। मेरे रूप में उन्हें एक बेटी मिल गई और मुझे माता-पिता के साथ एक भाई। नानी थी जो माँ के गुजरने के कुछ समय बाद वो भी चल बसी। मैं मामा-मामी के प्यार और दुलार में बड़ी हुई। माता-पिता को कभी देखा ही नहीं था और मेरे लिए मेरे माता-पिता थे। मैं उन्हें माँ-बाबा बुलाती। पढ़ाई के साथ-साथ माँ की सीख से भी गृह कार्य में पारंगत थी। रूप-रंग भी ऐसा था कि कोई देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। समय बीतता गया। अविनाश भैया इंजीनियरिंग पूरा करने के बाद सिंगापुर चले गए। उन्हें वहीं अपनी एक सहकर्मी से प्यार हो गया। भैया फ़ोन पर अपनी प्रेम कहानी के बारे में माँ-बाबा को बताया और अपने अगले महीने शादी की इच्छा बताई। बाबा ने सहर्ष स्वीकृति दे दी, पर कुछ माँ नाराज़ रही। भैया बनारस आ गए और सब कुछ छोड़ सिंगापुर वापस चले गए रहे थे। दोनों की छुट्टियां ख़त्म हो गई थी। उनके जाने के बाद घर में अजीब-सी उदासी छा गई। कुछ महीनों बाद मेरे लिए बाबा के एक सहयोगी के रिश्तेदार के वहाँ से रिश्ता आया। लड़का दिल्ली में रहता था, बैंक के उच्च पद पर था। घर में सिर्फ माँ जो गाँव में रहती थी। दहेज के नाम पर दुल्हन सिर्फ एक जोड़े में और विवाह 15 दिनों के अंदर ही होना चाहिए। ऐसा रिश्ता पाकर माँ मेरी बलाएँ लिए नहीं थक रही थी। बाबा भी हर किसी के आने-जाने वाले से अपनी खुशियाँ बाँट रहे थे। पर एक सवाल सबके मन में था, विवाह के लिए इतनी जल्दी क्यों? माँ की सहेली की बेटी बेला दीदी दिल्ली में डॉक्टर थी। माँ ने दीदी को फ़ोन कर सारा बात बताकर लड़के के बारे में
पूरी जानकारी लेने को कहा। दीदी ने अपने स्तर पर सभी प्रकार से मालूमात हासिल की और माँ को बताया कि लड़के का नाम परवीन शर्मा है, लड़का देखने में अच्छा है, नौकरी भी बहुत अच्छी है, 2 कमरों के फ्लैट खरीद लिया है और वहीं अकेले रहता है। भैया भाभी की सहमति मिलकर 15 दिन बाद शादी हो जाए। वो लोग भी 1-2 दिन के लिए आ जाएंगे। फिर क्या था, माँ बाबा विवाह की तैयारी में जोर शोर से लग गए। समय कम होने के कारण रिश्तेदारों की फौज तो जमा नहीं हो पाई थी। हाँ, कुछ आसपास रहने वाले रिश्तेदार जरूर आ गए थे। विवाह सादगी से होना ही था, क्योंकि लड़के की मांग थी कि वह विवाह सादगी से ही होना चाहिए। फिर भी माँ ने अपने घर की रस्मों को पूरा किया और मेरा विवाह संपन्न हुआ। मेरे रिश्तेदार मेरी किस्मत पर रश्क कर रहे थे। इतने कम समय में ऐसा परिवार और इतना होनहार दूल्हा मिल गया। माँ मेरी और भाई की नज़र उतारने नहीं थकती और उनको लगता सभी की नज़र मेरे बेटे और बेटी को लग रही है। दुल्हन के रूप में देखकर माँ बाबा के आंसू छलक पड़े। फिर भी वो खुद को मेरे सामने कमज़ोर नहीं दिखा रहे थे। विदाई की घड़ी भी आ गई। माँ बाबा ने धैर्य अब टूट चुका था। मुझे बाहों में लेकर दोनों फूट फूट कर रोने लगे। किसी तरह भैया और भाभी ने उन दोनों को संभाला। फिर मेरी विदाई हो गई। पूरे रास्ते रोती रही। फिर परवीन ने 1-2 बार मुझे चुप रहने के लिए बोले। कार में अपनी सीट पर तटस्थ बैठे रहे। उस समय मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक तो अपने माँ बाबा से दूर हो जाने का गम, दूसरा एक अनजान लोगों के साथ रहने का डर। कुछ और सोच मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी। जैसे तैसे रोते बिलखते ससुराल पहुंची और वहाँ कुछ एक रिश्तेदार और सासू माँ मेरे स्वागत में खड़ी थी। सासू माँ का व्यवहार काफ़ी स्नेही लगा। बड़े प्यार से मुझे कमरे में ले गई। आंसू पोंछकर मुझे गला लगाकर बोली, बेटी नहीं, इस घर में तू आज मेरी ही बेटी हो और अब रोना नहीं। हंसते हुए मेरे धीर गंभीर बेटे को संभालना। चलो मुंह धो लो और बाल ठीक कर लो। कुछ देर में सभी मुंह दिखाई की रस्म के लिए आएंगे। उनका प्यार पाकर मेरा डर एकदम से गायब हो गया। मैं पूरे मन से खुद को यहाँ की रस्मों के लिए तैयार कर लिया। मुंह दिखाई के लिए आस पड़ोस की महिलाएं और घर में आए हुए रिश्तेदार थे। सभी ने मेरी खूबसूरती और उसके साथ आए हुए साजो सामान की दिल से तारीफ की और सासू माँ की देखा गर्व और खुशी का चेहरा दमक रहा था। सबको संतुष्ट देखकर मन को शांति मिली। सभी के जाने के बाद सासू माँ का फ़ोन किया और मुझे उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी बेटी अब इस घर की बेटी है। मुझसे बात कराई। माँ बेटी घंटों बात किए, जैसे कितने वर्षों से नहीं मिली हूँ। शाम ढलने को थी। परवीन गृह प्रवेश की रस्मों के बाद से ही दिखे नहीं थे। मुझे एक सजे सजाए कमरे में ले जाकर बैठा दिया गया। हर लड़की की तरह अपनी सुहाग रात के सपने सजाए परवीन का इंतजार करने लगी। दिन भर की रस्मों से थक जाने के बाद पता नहीं कब नींद आ गई। पता ही नहीं चला। गौरी उठो बेटी, सासू माँ की आवाज़ सुन चौंक कर उठ बैठी। सॉरी माँ, मैं इतनी देर तक नहीं सोती, पता नहीं कैसे सो गई थी। मेरी नज़र शर्म और फर्श पर टिकी थी। कोई बात नहीं बेटी, तुम बहुत थकी हुई थी इसीलिए नींद आ गई। चलो अभी नहा लो और तैयार होकर बाहर आ जाओ, कुछ रिश्तेदार आएंगे अभी थोड़ी देर में। हंसते हुए उन्होंने मेरे सर पर अपना प्यार भरा हाथ रखा। जी माँ, अभी तैयार होकर आती हूँ। सासू माँ के जाने के बाद मैं परवीन के लिए सोच रही थी कि संकोचवश उनसे पूछ भी न सकी रात वो मेरे कमरे में आए भी थे या नहीं, सुबह उठकर चले गए हों। उफ गौरी, ये कैसे अपनी सुहाग रात को घोड़े बेचकर सो गई। खुद को कोसते हुए तैयार होने के लिए उठी। लगभग सभी रिश्तेदार तैयार थे जाने के लिए। सासू माँ सभी की विदाई कर रही थी। मैं भी उनकी मदद के लिए उनके साथ जाकर खड़ी हो गई, पर मेरी नज़रें परवीन को ढूंढ रही थी। वो कहीं नहीं दिख रहे थे। सासू माँ को शायद मेरी मनोस्थिति का भान हो गया था। गौरी, सुबह से परवीन सभी के लिए टैक्सी का इंतजाम में लगा है, तुम परेशान न हो। मैं झेप कर इधर उधर देखने लगी और वो मुस्कुरा रही थी। सभी के जाने से लगभग 1 घंटे बाद परवीन कमरे में आए। कल रात बहुत गहरी नींद में सो रही थी। शायद तुम इन 3-4 दिन में ऐसे बोझिल रस्मों में थक गई थी। आते ही सवाल किया।
कल नींद आ गई थी मुझे पर आप जगा सकते थे मुझे। अपनी तरफ से मैंने भी सफाई दी। कोई बात नहीं, मुस्कुराते हुए देखा उन्होंने। सच कहूँ तो ज़िंदगी में पहली बार मुझे ऐसा कुछ महसूस हो रहा था जिसको मैं समझ नहीं पा रही थी, और ऊपर से परवीन की मुस्कुराहट, मैं खुद पर नियंत्रण खोती जा रही थी। ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगी, सब कुछ अच्छा लग रहा था, हर चीज़ खूबसूरत दिखती थी। ये क्या हो रहा है मुझे? कहीं मुझे परवीन से प्यार तो नहीं हो गया इतनी जल्दी? अभी तक परवीन ने मेरी ज़्यादा बात नहीं हुई है, और मैं क्या क्या सोच रही हूँ। पागल गौरी खुद से बात करते हुए हंस पड़ी। मैं कुछ समय ऐसे ही नई नवेली दुल्हन और उसके सपनों में जीती हुई मेरी प्यारी सी छोटी सी दुनिया में, जिसमें मैं रच बस गई थी। कुछ दिनों बाद सासू माँ ने फरमान जारी किया, बहू अपनी भी पैकिंग कर लो, कल परवीन के साथ अपने माता पिता से मिलने चली जाना, और परसों दिल्ली। माँ ऐसे अचानक? अभी तो कुछ समय ही रुकना था। नहीं बेटी, परवीन की छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं, वो परसों चला जाएगा। तो तुम यहाँ क्या करोगी? सासू माँ का फैसला था, मानना तो था ही। मैंने भी अपनी पैकिंग शुरू कर दी, पर परवीन के चेहरे पर एक अजीब घबराहट और बेचैनी महसूस की मैंने। पर क्यों? हो सकता है मेरे साथ नहीं ले जाना चाहते हैं। एक बार पूछूं क्या? पूछने पे कहीं नाराज ना हो जाएं। मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे। अचानक ऐसी तब्दीली देख किसी का भी मन सोच में पड़ जाए, और ये मेरा भ्रम भी तो हो सकता है। माँ को छोड़कर जाने का से मन उदास हो सकता है। मैं भी क्या कुछ भी सोच कर बैठ जाती हूँ। यही सच होगा, माँ के लिए ही परवीन चिंतित होंगे। सोचकर काम में जुट गई और अगली सुबह मायके के लिए निकल गई। माँ बाबा हम दोनों को देख बहुत खुश थे। गौरी बिटिया, आज कुछ भी ना नुकुर नहीं करना, सब अच्छे से खा लेना। तुम्हारी माँ सुबह से ही रसोई से निकली नहीं, तुम्हारी पसंद का सब बनाया है। दामाद बाबू की पसंद के बारे में कुछ अभी पता नहीं, जो पता था वो सब बना गया। अरे बाबा, आप नाहक परेशान हो रहे हैं, और माँ को भी परेशान किए हुए हैं। परवीन सब कुछ खाते हैं। मेरे बाबा के प्यारी नोक झोंक चल रही थी, पर ऐसी नज़र परवीन पर ही थी। उनके चेहरे से पहले अधिक परेशानी दिख रही थी। आखिर क्या बात है? यहाँ भी कुछ पूछा नहीं जा सकता था। माँ तो मेरी शक्ल देखकर ही मेरा दिमाग पढ़ लेगी। मुझे सहज होना होगा। किसी तरह दिन बीता, मैं खुद को सहज रखने का भरसक प्रयास करती रही। दामाद बाबू कम बोलते हैं या नाराज हैं तुझसे? जब से आए हैं गुमसुम बैठे हैं, हर सवाल का हाँ और ना में जवाब दे रहे हैं। आखिर माँ ने पूछ ही लिया। माँ की नज़रों से कैसे कोई छिप सकता है? माँ आप भी ना क्या क्या सोच लेती हैं। हाँ, परवीन कम बोलते हैं, पर मुझसे नाराज़ क्यों होंगे? वो माँ को अकेले छोड़कर जाने की वजह से थोड़े परेशान हैं। बस माँ को किसी तरह समझा लिया, पर सच तो ये था कि परवीन का ये व्यवहार मेरी समझ में भी परे था। माँ बाबा से विदा लेकर हम उसी रात चले आए। यहाँ भी सासू माँ हमारा इंतज़ार कर रही थी। खाना खाकर आए थे, थके हुए थे, इसीलिए ज़्यादा बात न करते हुए सिर्फ वहाँ का हाल चाल बताकर सोने चली गई। भोर की किरणें जब चेहरे पे पड़ी तो मेरी नींद खुली। बगल में परवीन भी गहरी नींद में थे। यूं तो सभी के सामने धीर गंभीर रूप में रहते, और अभी चेहरे ये कैसी मासूमियत झलक रही थी। मैं एकटक निहारे जा रही थी, तभी परवीन की आंख खुली। मुझे ऐसे देखते हुए झेंप गए। क्या बात है, आज सुबह सुबह इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे जनाब के। परवीन की बात सुन के मैं शर्मा गई। चोरी जो पकड़ी गई थी। पूरे दिन सामान समेटे और लास्ट मिनट की पैकिंग में चला गया। रात की ट्रेन में हम दिल्ली के लिए निकल गए। सुबह परवीन का मूड ठीक था, पर जैसे जैसे जाने का वक्त आ रहा था, परवीन के चेहरे की परेशानी बढ़ती जा रही थी। स्टेशन से टैक्सी कर घर आ गए। परवीन मुझे फ्लैट नंबर बताकर चाबी दिए और खुद सामान उतारने लगे। घर पर बहुत गंदा होगा। लगभग 15 दिनों से परवीन थे नहीं यहाँ। पता नहीं कोई मेड भी है या नहीं। यही सोचकर मैं लॉक खोला। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। यह क्या, आप इतने दिनों बाद आए, फिर भी घर ऐसा साफ जैसे हर रोज सफाई होती हो। पीछे आते हुए मैंने परवीन से पूछा। वो मेरे एक फ्रेंड की फैमिली भी यहीं रहती
रहती है। उसको मैंने सफाई के लिए बोल दिया था, उन लोगों ने ही करवाया होगा। परवीन हचकचाते हुए बोले, ये तो सही किया आपने। अच्छा किचन है, कहाँ है? परवीन ने पूछा मैंने। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ। तुम बहुत थकी होंगी, खाना खाकर आराम करो, किचन देख लो बाद में, पर खाना शाम का बनाना। बड़े प्यार से मेरे चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए बोले, जी जैसा आप कहीं हुजूर। मैंने भी नज़ाकत से आंखों में झुका कर बोला। फिर दोनों हंस पड़े। अगले दिन परवीन के ऑफिस जाने के बाद दरवाजे पे कुछ खटका। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बेहद खूबसूरत औरत, जिसके हाथ में चाबी थी, शायद वो मेरे फ्लैट का लॉक खोलने की कोशिश कर रही थी। मुझे एकटक देखे जा रही थी, जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। आप कौन? आपको आपने तरफ से देख मैं थोड़ी घबरा गई, इसीलिए सीधा सवाल किया, ये फ्लैट तो मिस्टर परवीन का है, आप कौन हैं? उनसे मेरे सवाल का जवाब सवाल में दिया, मैं मिस्टर परवीन की वाइफ गौरी हूँ। कल ही हम लोग आए हैं। मेरा ये कहना ही था कि वह मुझे चौंक कर देखी और चकरा गई। मैंने झट से उसे सहारा दिया और अंदर ले आई। पानी पिलाया तो वो कुछ संभली। आप ठीक तो हैं? कौन हैं आप? मेरे जहन में कई तरफ से सवाल आ रहे थे। जी माफ़ करें, मैं आपके ऊपर वाले फ्लैट में रहती हूँ। कल बाहर गई थी, रात में वापस आई, इसीलिए पता नहीं चला कि मिस्टर परवीन वापस आ गए हैं। मैं तो सफाई करवाने आई थी, उसने खुद को संयम करते हुए कहा। वो तो आप हैं, कल परवीन ने बताया था कि उनका कोई फ्रेंड ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं, वही साफ सफाई करवाया देते हैं। पर आपकी तबीयत सही नहीं लग रही है। मैंने कहा, हाँ कमजोरी महसूस कर रही हूँ कुछ दिनों से, शायद इसीलिए ही चक्कर आ गया। अरे तो फिर आपको आराम करना चाहिए और आप मेरे घर की देखभाल में लगी हैं। आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। आप प्लीज़ परेशान न हों। परेशानी कैसी? आपके बहाने मैं भी चाय पी लूँगी, कहते हुए किचन में चली गई। देखिए मैं भी कितनी अजीब हूँ, इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं और आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं मधु सहेजा, मेरे पति दर्शन सहेजा आर्मी में हैं। पोस्टिंग भी ऐसी जगह पर दिया है जहाँ परिवार को नहीं रख सकते, इसीलिए मैं अकेली हूँ ही अपनी बेटी को लेकर रहती हूँ। आप दिल्ली जैसे शहर में अकेली रह रही हैं? मधु जी आप तो बहुत हिम्मत वाली हैं। मैंने अकेले रहकर नहीं सकती। परवीन जब तक ऑफिस से आते नहीं, मैं तो बेचैनी से उनका इंतज़ार करती रहती हूँ। मेरी बात सुनकर वो अजीब नज़रों से मुझे एकटक देख रही थी। मैंने गौर से तो नहीं किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया वो ऐसे क्यों देख रही थी। सूरज डूबने लगा था, आसमान में चारों तरफ लालिमा छाई थी। मैं गेट पर खड़ी परवीन का इंतजार कर रही थी और प्रकृति के इस खूबसूरत नज़ारों को अपनी खुद की बनाई सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। तभी परवीन की आवाज़ ने मुझे मेरे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। यहाँ क्या कर रही हो गौरी? तुम अभी इसी शहर में पूर्णतः अनजान हो, ऐसे बाहर निकल कर मत खड़ी रहा करो। घर में घुसते ही परवीन ने सवाल शुरू हो गए, तो क्या मैं पूरे दिन घर में बैठी रहूं? बाहर मैं ही नहीं और भी औरतें खड़ी हैं, और मैं इस शहर में इतनी भी अनजान नहीं भाई। जब यहाँ पढ़ता था तो मैं यहाँ उसके पास रहती थी। कहते हुए मैं चाय बनाने चली गई, या यूं कहें कि मैं बात बढ़ाने के रोकने के लिए हट गई। चाय पीने के साथ परवीन भी सहज ही हो गए थे। तभी मैंने मधु जी के बारे में बताया। मधु का नाम सुन परवीन बहुत असहज हो गए। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थी, हाव भाव अचानक बदल गए। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है आपकी? मैं उन्हें ऐसे देख घबरा गई। नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान न हो। शायद ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा, कहते हुए परवीन खुद को सहज करने की कोशिश करने लगे। क्या बात हुई?
तुम दोनों में? परवीन ने कुछ पूछा। कुछ खास नहीं, उन्हें शायद हमारी शादी के बारे में पता नहीं था, इसीलिए मुझे देखकर थोड़ी नर्वस लग रही थी। कहते हुए मैं डिनर की तैयारियों में लग गई। समय निकालते देर नहीं लगती, ऐसे ही दिन गुजरने लगे थे। परवीन मेरी तरफ से निश्चित थे और मैं उनकी तरफ से। मुझे अपने प्यार पर इतना भरोसा था कि शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मधु जी भी कब मेरी बड़ी बहन के रूप में मेरी ज़िंदगी का एक अहम किरदार में आ गई थी, पता ही नहीं चला। हंसते मुस्कुराते खुशियाँ बांटते यूं ही 3 महीने गुजर गए। एक दिन सुबह से ही तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। परवीन आजकल बैंक के काम से शहर से बाहर गए थे, इसीलिए खुद ही बेला दीदी को फ़ोन कर उनके हॉस्पिटल चली गई। दीदी ने कुछ ज़रूरी जांच के बाद बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। खुशी और डर दोनों ही भाव मेरे अंदर समाहित हो मेरे आंसू छलक पड़े। दीदी भी खुशी के मुझे बधाई देते हुए गले लगा लिया। दीदी ने कुछ खास नियम बताने को और समय से मेडिसिन लेने को कहा और फिर खुशी से घर की तरफ बढ़ गई। आज परवीन भी टूर से वापस आने वाले थे। मैं वैसे भी उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। अभी ये न्यूज़ सुनकर मेरी बेबसी बेचैनी में बदल गई। जल्द से जल्द घर पहुंचकर परवीन को हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी देना चाहती थी। घर पहुंच गई पर परवीन अभी आए नहीं थे। पर उनके फ्लाइट का टाइमिंग के हिसाब से तो उन्हें घर होना चाहिए। हो सकता है कि घर बंद देख वापस ऑफिस चले गए हों। फ़ोन भी बंद आ रहा था। मैं बेसब्री से अब चिंता में बदल गई। दिमाग में तरह तरह की बातें आ रही थी। फिर मैं मधु दीदी के घर की तरफ बढ़ गई। सोचा हो सकता है उनकी बात कर उनको अपनी परेशानी का हल निकाल सकूं। दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था, इसीलिए बिना लॉक किए मैं अंदर चली गई। वैसे भी अब उनसे मैं इतनी परिचित हो गई थी कि सामान्य औपचारिकता की ज़रूरत नहीं थी। तभी मुझे मधु दीदी की ज़ोर ज़ोर से लड़ने की आवाज़ आई। किसी पर बहुत बुरी तरह नाराज़ थी। मुझे लगा शायद मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ, इसीलिए चुपचाप निकलने वाली थी कि परवीन की आवाज़ सुन मेरे कदम वहीं जड़ हो गए। परवीन उनको शांत होने के लिए बोल रहे थे। मुझे सहसा अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था और मैं विश्वास करना भी नहीं चाहती थी। फिर भी अपनी शंका दूर करने के लिए दरवाजे से झांक कर देखा। सामने परवीन और मधु दीदी बैठे थे। परवीन के कंधे पर सिर टिकाकर मधु दीदी रो रही थी। परवीन, आखिर कब तक ऐसे ही जिंदगी जीनी होगी? मैं तुम्हारे लिए अपने पति की ना हो सकी। कभी सोचा है हमारे रिश्ते के बारे में दर्शन को पता चल गया और सबसे बड़ा सच, हमारी बेटी जो दर्शन को लगता है उसकी बेटी है, ये सच उसे पता चल गया तो वो ना मुझे छोड़ेगा और ना तुम्हें। देखो मधु, तुम परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो। गौरी को बहुत जल्दी ही माँ के पास छोड़ आऊँगा, फिर पहले की तरह हम रहेंगे। उन दोनों की बात सुन मेरा दिमाग सुन पड़ गया। जड़वंत होकर उनके साथ हुई मेरी धोखे की दास्तां खुद अपनी ही आंखों से देख रही थी। मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। ये बेशर्म लोग जो अपने प्यार भरे रिश्ते के साथ ऐसा खिलवाड़ करेंगे। मैं गुस्से और नफरत से कांप रही थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, सुनिए, आप कौन? पूरी तरह से मैं उस इंसान को देख भी नहीं पाई और वहीं गिरकर बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो सामने बेला दीदी और आर्मी यूनिफॉर्म में एक फौजी को देखा। दीदी को देख मैं खुद को रोक नहीं सकी और रोने लगी। क्या हुआ मेरी गुड़िया, क्यों रो रही हो? अभी कुछ समय पहले खुशी से रो रही थी, अब अभी ऐसे? प्लीज़ बताओ क्या हुआ? दुख और क्रोध में रोते हुए पूरी बात दीदी को बताया। यह भी नहीं सोचा कि सामने जो फौजी खड़ा है वो मधु का पति है। मेरी बात सुनकर पहले तो मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, पर पूरी बात सुनने के बाद उसका मन भी मधु के प्रति नफरत से भर गया। सिर पकड़ वहीं सोफे पर बैठ गया। तभी दोनों बेशर्मी की तरह एक दूसरे से अनजान बनते हुए आए और बेला दीदी से मेरे बेहोश होने का कारण जानने की कोशिश करने लगे। उन दोनों को देखकर मन हुआ खूब चिल्लाऊं। उन दोनों की बेशर्मी और धोखे की दास्तां
रास्ता सबको चीख-चीख कर बताऊँ। मेरी नफ़रत बढ़ती जा रही थी उन दोनों के लिए। मधु दर्शन की तरफ बढ़ी, पर दर्शन की आंखों में आंसू से, क्रोध से भरा चेहरा देख वहीं जड़ हो गई। उन दोनों का अंदेशा हो गया था कि शायद उनके बारे में हम दोनों को पता चला है। दर्शन ने बताया था, जब मैं बेहोश हुई तो वहाँ परवीन नहीं थे। मेरे बेहोश होने के समय भी ये दोनों खुद को छिपाने में लगे थे। ये सुनकर क्रोध से मेरा दिमाग फटा जा रहा था। मैंने दर्शन और बेला दीदी से कहा कि इन दोनों को कमरे से बाहर करें और मैं अब एक सेकंड भी इनको बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बातों से अब साफ हो चुका था कि मुझे सब पता है और दर्शन को भी। मधु दर्शन की सफाई देने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब दर्शन ने डीएनए टेस्ट की धमकी दी तो रोते रोते सब कबूल कर लिया। परवीन तटस्थ खड़े रहे, चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, जैसे कंठ सूख गया हो। मेरे साथ ऐसा क्यों किया परवीन? तुम पर मैंने अपने सर्वस्व लुटा दिया, प्यार किया, भरोसा किया तुम पर, और तुमने क्या किया? अगर मधु से प्यार करते थे तो थोड़ी हिम्मत और मर्दानगी भी जुटा लेते। माँ से बात करके कम से कम मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं करते। कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर जिसकी आंखों और विचारों में शर्म ही नहीं, उससे कुछ भी कहने सुनने में क्या फ़ायदा। इन दोनों ने एक पल में मेरी ज़िंदगी बदल दी। कहाँ मैं खुशियाँ बांटने चली थी और अभी इनके दिए हुए धोखे के टूटी हुई हॉस्पिटल की बेड पर पड़ी हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करूँ, किधर जाऊँ। मेरे इस बुरे वक्त में बेला दीदी और दर्शन, जो खुद मेरी तरह इनके धोखे का शिकार हुए थे, मेरे साथ साहस से खड़े रहे। दीदी ने माँ और मेरे मायके में फ़ोन कर कर उन लोगों को बुला लिया। माँ बाबा मेरी हालत देखकर टूट से गए थे। अकेले में दोनों रोते हुए पर मेरे सामने हिम्मत और समझदारी की बात करते। बेला दीदी मुझे और माँ बाबा को अपने घर ले गई। माँ बाबा को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता था। वो समाज और परिवार के लिए मुझे समझाते ने के लिए राजी करने के लिए लगे रहे। उनका सोचना था, अकेले इस पुरुषवादी समाज में मैं कैसे एक बच्चे को पाल सकती हूँ। इसीलिए मैं परवीन को माफ़ कर दूँ। मैं विवश होकर इन बातों को सुनती और सोचती रहती, क्या हम औरतें इतनी कमज़ोर हैं कि अकेले बच्चे नहीं पाल सकती, अकेले रह नहीं सकती? क्यों हर पल हमें जीने के लिए एक पुरुष का सहारा चाहिए? अपनी पत्नी माँ का धोखा देने वाले पुरुष को क्या कहेंगे जब वह एक साथ दो औरतों के से संबंध रखे? उसके पुरुषत्व का क्या नाम देंगे? समझौते सिर्फ स्त्री करे और पुरुष अपने बड़े से बड़े गुनाहों को छिपाकर समाज में सिर उठाकर चले। मुझे ये मंजूर नहीं था, पर बेला दीदी के अलावा कोई मेरी इस बात को नहीं समझ रहा था। अगले दिन सुबह सुबह परवीन आए, मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की, पर मैंने साफ कहलवा दिया कि मैं उनकी उपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी प्रेगनेंसी की खबर उन्हें लग गई थी। शायद माँ ने सासू माँ को बताया था। वो बच्चे का हवाला देकर बहुत मनाने की कोशिश की गई, पर मैं अपने फैसले पे अडिग रही। ऐसे इंसान के साथ अब मैं एक पल भी नहीं रह सकती, जिसकी एक रखेल और उसकी एक बेटी भी हो। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मुकाम भी आते हैं जब हमें दिल से नहीं, दिमाग से फैसले लेने पड़ते हैं। आज मैं भी उसी मोड़ पर खड़ी हूँ। भाई भाभी का भी साथ मिला। बेला दीदी तो पहले ही मेरे साथ थी। मेरे लिए फैसला लेना अब इतना भी मुश्किल नहीं था। भाई के सहयोग से एक अच्छे वकील मिल गए और मैंने तलाक के लिए केस दर्ज कराया, ताकि तलाक की लंबी प्रक्रिया के बीच कहीं मैं हिम्मत न हार जाऊं। मैं सोचकर भाई ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन करा दिया। मैंने अपना पूरा ध्यान अब पढ़ाई में लगा दिया। सासू माँ भी मेरे अपने बेटे को छोड़कर मेरे साथ आ गई। मेरा हौसला बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परवीन को अपनी तमाम संपत्ति से बेदखल कर दिया और सब कुछ मेरे और मेरे होने वाले बच्चे के नाम कर दिया। समाज और परिवार के खिलाफ जाकर माँ ने जो मेरे लिए किया, उसके लिए हम सभी नतमस्तक हो गए। माँ ने दिल्ली में मेरे नाम से फ्लैट ले लिया और मेरे साथ मेरी देखभाल के लिए रहने लगी। माँ बाबा को वापस
भेज दिया। वो लोग भी बीच-बीच में आते रहते मुझसे मिलने। भाई फ़ोन से सभी जानकारियाँ लेता रहता और अपने मित्रों के सहयोग से मेरे हर काम में मदद करता रहता। पढ़ाई के साथ तलाक लेने में जो भी मुश्किलें आती सब का हल मेरे परिवार ने निस्वार्थ सहयोग से ही संभव हुआ। मैं अब अकेली नहीं पर इस समय परवीन अकेले हो गए थे। उनकी माँ ने भी उनका साथ नहीं दिया, फिर दोस्त भी कहाँ तक साथ देते। सुनने में आया अब परवीन मधु और अपनी बेटी के साथ ही रहने लगे। दर्शन भी मधु को तलाक देने के लिए केस कर चुके थे। मेरा और दर्शन का केस का फैसला लगभग एक साथ होना था। दिन महीने गुजरते गए। डॉक्टर ने डिलीवरी के लिए अगले महीने की तारीख दी। मैं प्रेगनेंसी के उस दौर में थी जब चलना फिरना भी मुश्किल होता है और इस वक्त मैं अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाना चाहती थी। अगले महीने से परीक्षाएं भी शुरू होने वाली थी। भाई का फ़ोन आया कि अगले माह शायद फैसला मिल जाए। माँ, मैं अगले महीने क्या-क्या करूँगी? एग्ज़ाम भी सर पर हैं और डिलीवरी की डेट भी अगले महीने और मेरे और परवीन के तलाक का फैसला भी अगले महीने। मैं माँ की गोद में सर रख कर रोने लगी। गौरी मेरी बच्ची, ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। तुम इतने महीनों से किन-किन मानसिक तनाव से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँची हो और जब सभी परेशानियों का हल निकलने जा रहा है तो तुम्हारी आँखों में आँसू। माँ ने मेरे आँसू पोंछते हुए कहा, इन आँसुओं को अपनी हिम्मत बनाओ और आगे बढ़ो बेटी। तुम्हारे साथ हम सब खड़े हैं। माँ की बातें और प्यार ने मुझे हिम्मत मिलती। माँ, बाबा, भाई, बेला, दीदी ये और माँ सबकी कितनी उम्मीद है मुझसे। सभी ने मुझ पर भरोसा किया है कि मैं इस कठिन समय में हार नहीं दूँगी। इतनी आसानी से मैं हार नहीं मान सकती। अब इसके साथ मेरे कोख में पल रहे मेरे बच्चे को भी तो साथ है। कभी-कभी महसूस होता है जैसे वो कह रहा है, माँ तुम कभी अपना हौसला ना खोना, मैं लड़ाई में भी लड़ रहा हूँ तुम्हारे साथ। आखिर वो दिन भी आ गया जब मेरा और परवीन का रिश्ता अब ख़त्म हो चुका था। परवीन उदास खड़े कभी मुझे देखती तो कभी माँ को, जो मेरा हाथ पकड़कर खड़ी थी। माँ ने उसके तरफ देखा भी नहीं और मेरा हाथ थामे कोर्ट की सीढ़ियाँ उतरने लगी। उस दिन के बाद मैंने कभी परवीन को नहीं देखा। कुछ दिनों बाद ही शालीन का जन्म हुआ। शालीन के आते ही घर में उदासी दूर हो गई। दादी पूरे समय अपने पोते की देखभाल में ही गुजार देती। नाना नानी भी आ गए थे। तीनों अपना सारा दुख उसकी मासूमियत देख भूल जाते। मैं निश्चित होकर अपनी पढ़ाई में जुट गई। 10 दिन रह गए थे पढ़ाई परीक्षा में। बेड पर लेटे-लेटे ही पढ़ाई करती ले क्योंकि शरीर अभी कमज़ोर था और मेरी दोनों माँओं ने सख्त हिदायत थी कि मैं कोई भी काम न करूँ। इसी तरह माँ और माँ-बाबा की देख-रेख में मैंने बीएड कर लिया। टीचर ट्रेनिंग की भी डिग्री ले ली। 3 साल कैसे गुज़र गए पता ही नहीं चला। सबकी दुआ से दिल्ली की ही सरकारी स्कूल में हिंदी साहित्य की टीचर की नौकरी भी मिल गई। धीरे-धीरे मेरी गाड़ी पटरी पर आ रही थी, व्यवस्था बढ़ गई थी। ऐसे समय में परिवार का साथ मेरे लिए वरदान से कम नहीं था। बेला दीदी की भी शादी हो गई और वो नए घर में मेरे घर के पास ही ले लिया। शालीन बेला दीदी को बहुत ही हिल मिल गया था। दीदी को बेला माँ कहता और दीदी भी उस पर अपना स्नेह लुटाती रहती। बेला दीदी के पति रमेश भैया बहुत सुलझे हुए इंसान थे। मेरी ज़िंदगी में वो मेरे दूसरे भाई बनकर आए थे। ट्रिंग ट्रिंग फ़ोन की घंटी मुझे अतीत के से वर्तमान में ले आई। हेलो 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 माँ। शालीन की आवाज़ सुन मैं अपनी आंसुओं को पोंछते हुए खुद पर संभालने का भरसकर प्रयास किया। हाँ बेटा, सब ठीक है ना वहाँ? तुम ठीक हो? कुछ खाए कि नहीं? अरे रुको मेरी प्यारी माँ, ठीक हूँ। घर बड़ा है, रसोइया भी है, इसीलिए खाना भी खा लिया हूँ। बोलते हुए हंसने लगा। अच्छा, अब ज़्यादा मजाक ना बना मेरी बदमाश। इतना बड़ा अधिकारी बन गया पर माँ की बातों का मजाक बनाना नहीं गया। मैंने कभी भी झूठा गुस्सा दिखाया? माँ, मैं चाहे कितना भी बड़ा बन जाऊँ, मैं हमेशा आपका छोटा सा बेटा ही रहूँगा। शालीन की बातों में मैं इमोशनल हो गई पर खुद को संयम करते हुए शालीन को उनके फ़ोन के बारे में बताया।
शालीन ने साफ मना कर दिया, ना ही कभी फ़ोन उठाऊं और ना ही उनसे बारे में सोचूं। शालीन बेला दीदी और भैया को भी बता दिया कि वो लोग मेरे पास आ जाएं ताकि मैं अतीत की यादों में ना चली जाऊं। शालीन को परवीन के बारे में सारा सच पता था। खुद माँ ने ही उसे उनके पिता की सारी सच्चाई बता दी थी। वो अपने पिता का नाम भी सुनना पसंद नहीं करता और ना ही कभी मिलने की इच्छा जाहिर की। माँ और मैंने उससे कई बार पूछा कि अगर वह अपने पिता से मिलना चाहे तो हम किस नहीं रोकेंगे, पर शालीन को परवीन का नाम भी सुनना पसंद नहीं था और कभी परवीन ने भी शालीन से मिलने और उसके बारे में जानने की इच्छा नहीं दिखाई। पिछले बरस माँ का स्वर्गवास की खबर परवीन तक पहुँचा दी गई थी, पर परवीन अपनी माँ के अंतिम संस्कार में भी आना जरूरी नहीं समझा और आज इस फ़ोन ने मुझसे मेरा चैन छीन लिया। बेला दीदी आई तो उन्होंने बताया मधु उसके ही हॉस्पिटल में इलाज के लिए आई है, उसे कैंसर हो गया है। सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। कभी मैंने भी उसका बुरा सोचा था, पर उन दोनों को ऐसी सज़ा मिले यह कभी नहीं चाहा था। पूरी रात इन तमाम झंझावात से गुजरी। क्या करूं, जाऊं कि ना जाऊं। सुबह उठी तो सिर फिर से भारी भारी सा लग रहा था। नाश्ते के बाद दवा खा ली और तैयार होने लगी कॉलेज जाने के लिए। निकली तो कॉलेज जाने के लिए, पर मेरे कदम हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गए। मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं होता, वह निरंतर चलता रहता है, पर उसके डग उसके वश में नहीं होते। ठीक उसी तरह मैं भी चली जा रही थी उस अनचाहे और टूटे रिश्ते की तरफ। दुख को रोकना चाह रही थी, पर कदम बढ़ते जा रहे थे। मधु की कर्श असहाय अवस्था को देखकर दुख तो बहुत हुआ, पर मैं इन दोनों के सामने कमज़ोर नहीं दिखना चाह रही थी। परवीन मधु के बेड के साइड में चेयर पर बैठे थे, टूटे, कमज़ोर और निरस्त्र, सिर झुकाए बैठे थे। शायद मुझसे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं थी उनके अंदर। मुझे देख मधु रोने लगी। गौरी, हम दोनों को माफ़ कर दो। तुमसे माफ़ी मांगने का भी हम दोनों को हक नहीं रखती, फिर भी तुमसे हाथ जोड़ माफ़ी मांगती हूँ। हम दोनों ने तुम्हें बहुत दुख दिया है, शायद इसीलिए ईश्वर ने मुझे यह सज़ा दी। मेरे मरने से पहले मेरे गुनाहों की माफ़ी मिल जाए तो मेरी तकलीफ़ कुछ कम हो जाए। रोते लड़खड़ाते जुबान से मधु ने अपनी बात कही। परवीन सिर झुकाए हाथ जोड़े रो रहे थे। इन दोनों की ऐसी अवस्था देख मैं खुश होना चाह रही थी, पर खुश नहीं थी। इन दोनों ने मिलकर मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख दिया, फिर भी मैं इनके दुख में खुद को दुखी महसूस कर रही थी। मधु, माफ़ तो मैंने तुम्हें कब का कर दिया, और परवीन तुम्हें भी। तुम दोनों से नफ़रत करने से ज़्यादा मुझे अपनी और अपने बेटे की ज़िंदगी संवारने में खुद को खो देना ज़्यादा सही लगा, और मैंने वही किया। काश तुम दोनों ने समय से के बारे में परिवार को पहले बताया होता, तो यूँ मेरी और दर्शन की ज़िंदगी में तुम दोनों नासूर ना बने होते, अपनों की बद्दुआएं ना लेते। मेरे साथ तो मेरे अपनों के साथ और आशीर्वाद था, इसीलिए आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, गुनाम में नहीं। अपनों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से मधु घर बनते हैं, घरों के बड़ों का आशीर्वाद और प्यार से, नफरत से नहीं। तुम दोनों का घर माँ और मेरे आंसू से बने। माँ की आंखों की वो उदासी, बेबसी जो अपने इकलौते बेटे को खो देने की हुई, उम्र भर मेरे साथ देने की भी तो कोई वाजिब वजह होगी। उनकी उसका सिर्फ साथ ही नहीं, उनका निस्वार्थ प्रेम मेरी ताकत बना। उन्हें मुझ पर, मेरे सच पर यकीन था। आज मैं और मेरे बेटे जो कुछ भी हैं माँ के बिना मुमकिन नहीं था। परवीन, तुम्हें तो माँ ने जन्म दिया, पाला पोसा कर इस लायक बनाया, और तुमने अपनी जाननी को ही धोखा दिया। उसके अंतिम संस्कार में भी आना जरूरी नहीं समझा। आज मैं बरसों से दबी हुई सारी भड़ास निकाल देना चाह रही थी, पर परवीन की सिसकियां सुनकर रुक गई। तुम दोनों अब अतीत से बाहर निकलो और अपने इलाज पर ध्यान दो। मेरे मन में तुम दोनों के लिए कोई भावना नहीं है, और ना ही प्यार की, ना ही नफरत की। रमेश भैया अच्छे डॉक्टर हैं, पूरे विश्वास के साथ इलाज कराओ, ईश्वर तुम दोनों का भला करे। कहते हुए मैं बाहर निकलने लगी, तभी पीछे से परवीन की आवाज़ आई, गौरी, मेरा बेटा।
परवीन, तुम्हारा कोई बेटा नहीं है जिसे मेरा बेटा कहा। अभी क्या उसका नाम पता है तुम्हें? मैंने ऊंचे स्वर में परवीन की बातों को काटते हुए कहा। तुम्हारी एक बेटी है, बस उसी को, अपनी बीमारी पत्नी को संभालो। आज के बाद मुझे फ़ोन करके या मुझसे मिलने की कोशिश भी नहीं करना। मैं यहाँ आई थी सिर्फ तुम दोनों का यह एहसास दिलाने कि अपनों के साथ कितना ज़रूरी होता है। धोखे और झूठ की बुनियाद पर घरौंदे नहीं बनते। परवीन कमरे से निकलते समय लगा मैं अपने अतीत की इन कड़वी यादों से निकल गई हूँ। मेरा मन साफ हो गया। अतीत की कड़वाहट मेरे मन से निकलकर मेरी आत्मा को शुद्ध कर गई। हे ईश्वर, माँ माफ़ कर दो इन दोनों को। मैंने भी माफ़ कर दिया। मैं कॉलेज की तरफ तेज़ी से चल पड़ी। आज माँ बाबा भी आने वाले थे, इसीलिए क्लास लेने के समय में घर भी पहुँचना था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या उन दोनों ने उसके साथ सही किया, यह भी बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।